दिल्ली में भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता के घर के बाहर एक तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था, फ्रेंड्स वेलकम एनी टाइम, रिलेटिव्स बाय अपॉइंटमेंट ओनली। दोस्तों का किसी भी वक्त स्वागत है, रिश्तेदार सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर आए। किसे मालूम था कि घर के बाहर लिखी ये तख्ती भविष्य में होने वाली एक घटना की, एक हादसे की आहट है। तो चलिए आज कहानी सुनाऊंगा दो सगे भाइयों के बीच की दुश्मनी की। अक्सर ये बातें फिल्मों में हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये असली में जब होती हैं तो किस तरह परिवार के परिवार टूट जाते हैं। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ विश्व चर्चित हत्याओं में। आज आपको ऐसी ही कहानी सुना रहा हूं, सिर्फ ईयरशॉट पर। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रही थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ श्रीवल्लभ पानी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनकी ओर हाथ करके कहा he belongs to the second largest party, he is outside the government supporting the government। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा he is the third largest party, he is inside the front but outside the government। और फिर मैंने कहा he is Mr. Ramakant Khalaf, he is the only member of his party and he is the government। ये आवाज कभी जब संसद में गूंजती थी तो न सिर्फ इस पर लोग ठहाके लगाते थे, बल्कि बड़ी गंभीरता से इनको सुनते भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के ये संकट मोचक थे। हर पॉलिटिकल दिक्कत और परेशानी का इलाज था इनके पास। बिजनेस वर्ल्ड में इनकी पकड़ बेहद मजबूत थी और राजनीतिक पार्टीज और पॉलिटिशियंस, चाहे वो अपनी पार्टी के हों या विरोधी खेमे से, इनकी मित्रता हर किसी से थी। कई लोगों का मानना था कि बीजेपी में वाजपेयी और आडवाणी के उत्तराधिकारी यही थे, या कहना चाहिए अगर जिंदा रहते तो यही होते, बशर्ते इनकी हत्या नहीं हुई होती। इंसान गुणी, योग्य और मेहनती हो तो जिंदगी में क्या नहीं हासिल कर सकता। प्रमोद महाजन उसकी जीती जागती मिसाल थे। लेकिन यह प्रमोद को खानदानी विरासत में नहीं मिला था, बल्कि जो कुछ उन्होंने जिंदगी में पाया वो सिर्फ अपने बलबूते पर। प्रमोद वेंकटेश महाजन की शुरुआत बेहद साधारण परिवार से थी। 30 अक्टूबर 1949 को प्रमोद हैदराबाद में पैदा हुए। महाराष्ट्र के बीड जिले में प्रमोद की पढ़ाई हुई और मात्र 21 साल की उम्र में प्रमोद महाजन ने अपने पिता को खो दिया था। उनका देहांत हो गया और फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी प्रमोद के ऊपर आ गई। फिजिक्स और जर्नलिज्म में डिग्री लेने के बाद प्रमोद ने पॉलिटिकल साइंस में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई पूरी की, वो भी पुणे से। लेकिन इससे भी कहीं पहले अपने बचपन से ही विचारधारा का रास्ता प्रमोद तय कर चुके थे। प्रमोद बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए थे, पर तरुण भारत नाम के मीडिया पब्लिकेशन के साथ काम करते हुए प्रमोद महाजन आरएसएस के और करीब आ गए। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जनता में आक्रोश हुआ तो इमरजेंसी के जमाने में प्रमोद महाजन राजनीति में और सक्रिय हो गए और देखते ही देखते 80 के दशक के अंत तक राम मंदिर आंदोलन के समय आडवाणी के साथ राम रथ यात्रा निकाल के बीजेपी को नेशनल पार्टी बनाना, उसका सेहरा प्रमोद महाजन के सर बंधा।
उस रथ यात्रा के लिए शुरुआत में कहते हैं बीजेपी के ही कुछ नेता मन से तैयार नहीं थे, लेकिन प्रमोद महाजन की समझ या मेहनत कहिए जिसने बीजेपी को नेशनल पार्टी बनाया और आडवाणी का कद न सिर्फ पार्टी में बल्कि पूरे भारत की राजनीति में ऊंचा कर दिया। एक समय ऐसा आया कि पार्टी में प्रमोद महाजन के बिना कहे पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन इतना करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, इतनी उपलब्धियों के बाद अचानक एक दिन सब राख हो गया। प्रमोद को यह नहीं मालूम था कि उन्हें बाहर की आग से डर नहीं है, बल्कि घर में उठ रही चिंगारी ही प्रमोद महाजन की जिंदगी राख में तब्दील कर देगी। सवाल यह पैदा होता है कि उस दिन क्या हुआ जब प्रवीण महाजन जीन्स और टी शर्ट पहने हुए प्रमोद महाजन के वर्ली के 15वें फ्लोर वाले फ्लैट पर पहुंचे और डोरबेल बजाई। उस दिन वक्त था ठीक 7:30 बजे सुबह के। घंटी की आवाज सुन के प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन ने दरवाजा खोला। हालांकि वह जानती थीं कि प्रमोद और प्रवीण के रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं थे और उन्हें यह भी मालूम था कि प्रवीण अक्सर घर आने वाले लोगों में भी नहीं थे, पर रेखा महाजन को इस बात का खटका भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। प्रवीण महाजन घर में दाखिल हुए। प्रमोद महाजन अपने टेस्ट और स्टाइल के अनुरूप कुर्ते पजामे में सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बीच बीच में टीवी पर चलते हुए न्यूज को भी देख रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर कि जिस न्यूज चैनल को वो देख रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर को वो पढ़ रहे थे, वो शायद आने वाले दिनों में खुद वहां पर सुर्खियों में होंगे। कहते हैं प्रवीण खुद प्रमोद महाजन जिस सोफे पर बैठे थे उसके दाहिने तरफ के सोफे पर आकर बैठ गए। प्रमोद ने आने का कारण पूछा। प्रवीण ने हमेशा की तरह प्रमोद को अपने शिकवे शिकायतें बताना शुरू कर दिया। प्रवीण ने प्रमोद महाजन से कहा कि वह उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। प्रवीण ने यह भी प्रमोद को कहा कि किस तरह प्रमोद कभी भी ना ही उनकी मदद करते हैं और ना काम में वो प्रवीण की मदद करते हैं। यहां तक कि प्रवीण जब भी मिलने की कोशिश करता है तो प्रमोद प्रवीण को मिलने के लिए समय भी नहीं देते। प्रवीण की तमाम बातों के बावजूद प्रमोद पूरे टाइम न्यूज़पेपर पढ़ते रहे और प्रवीण की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, या यूं कहिए शायद वो प्रवीण को बताना चाहते थे कि प्रवीण की बातों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यहां तक कि प्रमोद ने प्रवीण को यह भी बोल दिया कि अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के उनसे मिलने की प्रवीण जहमत न उठाएं। काश ये बात प्रमोद ने नहीं कही होती। काश कि प्रमोद महाजन ने प्रवीण के अंदर का गुस्सा और चिढ़ भांप ली होती। काश कि दो भाइयों की दूरी खाई न बनी होती। प्रवीण के अंदर का गुस्सा उबल रहा था जिसे प्रमोद महसूस न कर सके, और प्रमोद की कही हुई ये बात पहले से ही गुस्से में तमतमाए प्रवीण के अंदर अंगारों की तरह चुभी। प्रवीण सोफे से उठे और महज 5 फीट की दूरी से उन्होंने पिस्टल निकाल के गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपने अंदर के गुबार को पूरी तरह प्रवीण ने प्रमोद के शरीर में गोलियां मार के उतार दिया। 3 गोलियां प्रमोद के सीने के दाईं ओर से होती हुई शरीर में नीचे की तरफ उतर गईं। प्रमोद के कलेजे, आंतों और पैंक्रियास को छलनी करती हुई गोलियों ने अंदर ही अंदर प्रमोद को पूरी तरह घायल कर दिया। इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। प्रमोद महाजन बुरी तरह घायल होकर सोफे पर ठीक एक तरफ को लुढ़क गए। प्रमोद की पत्नी रेखा महाजन गोलियों की आवाज सुनकर दौड़ती हुई किचन से आई। उन्होंने प्रवीण को रोकने की भी कोशिश की, पर प्रवीण बिना किसी झुंझलाहट, बिना घबराहट, बिना पछतावे के घर से बाहर निकल गए। प्रमोद महाजन वहीं पे दर्द से कराहते पड़े रहे। आनन फानन में
डरी सहमी रेखा ने किसी तरह गोपीनाथ मुंडे, जो कि उसी बिल्डिंग में 12वें फ्लोर पर रहते थे, उनको बुलाया। गोपीनाथ मुंडे के साथ जब प्रमोद को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब कहते हैं प्रमोद महाजन ने खुद कहा था कि उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि घर के सबसे नजदीक हिंदुजा हॉस्पिटल ही था। इस बीच प्रवीण महाजन ने अपनी गाड़ी प्रमोद महाजन जहां रहते थे वहीं बाहर छोड़ी और टैक्सी लेकर वर्ली पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। प्रमोद महाजन अपनी राजनीति में जितने जुझारू माने जाते थे, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई में भी कहते हैं उतने ही हिम्मतवर थे। पर 13 दिन जिंदगी और मौत के बीच चली इस लड़ाई में आखिरकार प्रमोद महाजन अपनी जिंदगी हार गए। 3 मई 2006, 3 मई 2006 को प्रमोद का देहांत हो गया। पर हर जगह मीडिया से लेकर पॉलिटिशियंस के बीच सवाल यही था कि एक छोटा भाई अपने ही सगे बड़े भाई से इतनी क्यों नफरत से भर गया था कि उसकी जान ले ली। लोगों के बीच सुगबुगाहट इस बात की भी रही थी कि प्रवीण महाजन सुबह 5:30 बजे अपने ठाणे के घर से वर्ली के लिए निकले थे। वह प्रमोद महाजन के घर वर्ली में 7:30 बजे पहुंचे। 2 घंटे के बीच का समय वो कहां थे, इसका किसी को कभी कुछ पता नहीं चला। प्रवीण को आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि प्रवीण महाजन ने फिर एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था जब उन्होंने माजा एल्बम नाम की अपनी लिखी हुई किताब में प्रमोद महाजन के बारे में कुछ सनसनीखेज दावे किए। क्योंकि ये सब पारिवारिक मामले हैं, इसलिए इनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और उनके सच होने की पुष्टि करना भी मुश्किल है। अपने बड़े भाई की हत्या के बाद 2010 दिसंबर में जब प्रवीण खुद पैरोल पर थे, तब ब्रेन हैमरेज से उनकी खुद की मौत हो गई। खुसफुसाहट और दबी आवाजों में लोग प्रवीण ने प्रमोद को क्यों मारा, इसकी अलग अलग कहानियां कहते सुने गए हैं। पर वाकई में 2 भाइयों के बीच क्या मामला था और हत्या के पीछे का असली मोटिव क्या था, आज तक कोई सही ढंग से जान नहीं पाया। यह हत्या, यह मर्डर विश्व चर्चित हत्याओं में हमारे पॉडकास्ट में हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है। कई बार पावर, पैसा हमारे अंदर के तमाम अवगुणों से हमारा अपना सामना करवाता है। हमारे खुद के अंदर की कमियां हमारे रिश्तों में कड़वाहट डालती हैं। विश्व चर्चित हत्या में एक और सनसनीखेज हत्या और उसके पीछे की कहानी सुनाऊंगा मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ ईयरशॉट पर।